let us move to the next thing that is called surface tension. That is called surface tension. तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है फ्लूइड्स का, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं. तो वो सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ने में रियली में बहुत मजा आएगा. छोटा सा पोर्शन है एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो स्टूडेंट्स now let's talk about stretched rubber sheet. It will help us to understand about surface tension in liquids. तो देखो यहां पर मेरे पास एक स्ट्रेच रबर शीट है जो कि हर डायरेक्शन से ऐसे स्ट्रेच की जा रही है बाय सम पर्सन. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब अगर ये रबर शीट स्ट्रेच्ड है स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि उसमें टेंशन होगा. उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? टेंशन होगा. जितना ज्यादा इस रबर शीट को स्ट्रेच कर रखा होगा हमने, उसमें उतना ही ज्यादा टेंशन होगा. क्या मतलब है टेंशन होने का यहाँ पे? जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल ले लूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल ले लूं, तो इट विल सराउंडेड बाय सो मेनी अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द शीट, राइट? इट विल सराउंडेड बाय सो मेनी अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द शीट. अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, ये सारे मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ ऐसे खींच रहे होते हैं. तो मैंने कोई भी एक रैंडम मॉलिक्यूल लिया, उसको सराउंड करने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे. तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर टेंशन है स्टूडेंट्स. और ये इसी मॉलिक्यूल के साथ नहीं हो रहा है, अगर आप कोई और मॉलिक्यूल लोगे तो उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा होगा. ठीक है, उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा होगा. सारे मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे. मतलब ये जो स्ट्रेच रबर शीट है इसमें टेंशन है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम थोड़ा लिक्विड की बात करते हैं स्टूडेंट्स. तो सपोज करो मेरे पास एक वेसल में, ठीक है, एक वेसल है और उसमें मेरे पास लिक्विड है. ठीक है, इस तरह से मेरे पास उसमें लिक्विड है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है कि एक वेसल में लिक्विड है, हम उसको टॉप से देख रहे हैं, हम उसको टॉप से देख रहे हैं, टॉप से. तो मुझे लिक्विड की सरफेस दिखाई देगी, राइट? टॉप से देखूंगा तो मुझे लिक्विड की सरफेस दिखाई देगी, टॉप से देखूंगा तो लिक्विड की सरफेस दिखाई देगी. अच्छा, लिक्विड की सरफेस क्या होती है? इसमें कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स. लिक्विड का सरफेस का मतलब होता है लिक्विड का वो पोर्शन जो एयर के कॉन्टैक्ट में है, इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, राइट? जैसे अगर आपने एक वेसल में, एक नॉर्मल से जार में, जग में या किसी वेसल में, ग्लास में वाटर को रखा है स्टूडेंट, तो सिर्फ उसका जो टॉप पोर्शन होता है, ऊपर से जो दिखाई देता है, बिल्कुल जो टॉप पोर्शन होता है वही हवा के कांटेक्ट में होता है, वही हवा के कांटेक्ट में होता है. तो उसको लिक्विड सरफेस बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सबको लिक्विड सरफेस नहीं बोलेंगे. तो हम टॉप से देख रहे हैं, मुझे लिक्विड सरफेस दिखाई दे रही है. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो लिक्विड की सरफेस होती है वो एक स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह बिहेव करती है, वो एक स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह बिहेव करती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. इट नीड्स टू बी रिटन कि अ लिक्विड सरफेस behaves like a stretched rubber sheet, like a stretched rubber sheet. क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका? इसका मतलब ये है कि यहां पर भी अगर आप कोई लिक्विड के सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल ले लो, लिक्विड सरफेस कोई मॉलिक्यूल ले लो, तो इट विल बी सराउंडेड बाय सो मेनी अदर मॉलिक्यूल्स, राइट? इट विल बी सराउंडेड बाय सो मेनी अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड. तो ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, अपनी तरफ खींच रहे होते हैं स्टूडेंट्स. तो इसलिए लिक्विड की सरफेस पे भी टेंशन होता है, लिक्विड की सरफेस पे भी टेंशन होता है स्टूडेंट्स. तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लिक्विड की जो सरफेस है वो स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह बिहेव करती है. आप समझ रहे हो मेरी बात? हालांकि डिफरेंस है, हालांकि डिफरेंस तो होता ही है. क्या डिफरेंस होता है कि यहां पर ये जो फोर्स होता है, जो ग्रीन में मैंने बनाया, ये काफी ज्यादा होता है, ये काफी ज्यादा होता है. इसलिए आप इसको बहुत आसानी से फील कर पा रहे होगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस येलो मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं. ये जो फोर्स होता है काफी ज्यादा होता है. लेकिन यहां पर लिक्विड केस में ये जो फोर्स है वो काफी कम होता है स्टूडेंट्स. इट्स वेरी स्मॉल. द फोर्स इज वेरी स्मॉल. फोर्स इज वेरी स्मॉल. लिक्विड के केस में ये जो फोर्स है वो बहुत स्मॉल है स्टूडेंट्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही है बात क्या होती है? जैसे रबर शीट में किसी एक मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, वैसे लिक्विड के सरफेस में भी एक मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच रहे होते हैं. हालांकि वो फोर्स बहुत छोटा होता है स्टूडेंट्स. ठीक है. तो इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड. इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. ठीक है. और आप देख सकते हैं कैसे लिक्विड की जो सरफेस है वो रबर शीट की तरह बिहेव कर रही है. एक और डिफरेंस स्टूडेंट्स हम यहां पे देखेंगे, जो कि ये जो रबर शीट है और ये जो लिक्विड के सरफेस है उसमें होता है. ये जो रबर शीट जो होती है स्टूडेंट्स वो स्टैटिक होती है. रबर शीट जो है वो स्टैटिक है. लेकिन ये जो लिक्विड की सरफेस है वो डायनेमिक होती है, वो डायनेमिक होती है. हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. तो वो डायनेमिक होने का मतलब क्या है यहां पे स्टूडेंट्स? लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स, लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं. देखो मैं आपको बताता हूं.
जैसे अब मैं ये जो वेसल है मेरा, उसका साइड व्यू बना रहा हूं, ठीक है, जैसा कि नॉर्मली लिक्विड से बनाते हैं, साइड व्यू बना रहा हूं, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिक्विड की सरफेस है, ये जो है ये हमारे लिक्विड की सरफेस है। ये डायनेमिक होती है स्टूडेंट्स, ये डायनेमिक होती है। डायनेमिक होती है मतलब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं चेंज हो रहे होते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स कि अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, 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 वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अंदर खींचते हैं। अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अंदर खींचते हैं। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो जब सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे। जब सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे तो ऊपर की जगह खाली होगी, तो उसको भरने के लिए नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। तो होता क्या है कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहते हैं, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। आपको समझ में आई बात? नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचते हैं, नीचे खींचते हैं, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं, वो नीचे आते हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं। तो कंटिन्यूअसली लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि लिक्विड की सरफेस डायनामिक होती है। तो लेट मी राइट दिस डाउन। सो मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड कीप चेंजिंग, दे मूव डाउन एंड अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बिलो फिल देयर स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। जबकि रबर शीट में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप समझ सकते हैं, रबर शीट में ऐसा कुछ नहीं होता है। रबर शीट बड़ी स्टैटिक होती है, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐसे चेंज नहीं हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बट स्टूडेंट्स ये डायनेमिक होने से लिक्विड के सरफेस को डायनेमिक होने से हमने यहां पर जो चीज पढ़ी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी मोमेंट पे कोई मॉलिक्यूल टॉप पे होगा, किसी मॉलिक्यूल पे कोई मॉलिक्यूल टॉप पे होगा, जैसे यहां पे येलो वाला मैंने बना रखा है, और उस मॉलिक्यूल को बाकी के टॉप वाले मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहे होंगे, ठीक। थोड़ी देर बाद जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल टॉप पे होगा तो उसको दूसरे बाकी टॉप के मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे। फिर थोड़ी देर बाद कोई तीसरा मॉलिक्यूल जब टॉप पे होगा तो बाकी के मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स चेंज होते जाएंगे सरफेस पे, लेकिन उनके साथ हो यही रहा होगा, ठीक है। बाकी के मॉलिक्यूल्स उनको ऐसे खींच रहे होंगे। सो देयर विल बी टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, देयर विल बी टेंशन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको यहां पे समझ में आ गया है। अब और डिटेल में जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर से सपोज करें कि ये लिक्विड की एक सरफेस है, ठीक है। मैं इसको ब्लू बना नहीं रहा हूं, बट आप सपोज करें कि लिक्विड की एक सरफेस है और वहां पे स्टूडेंट्स मैंने एक लाइन कंसीडर किया है। ये एक लाइन लिक्विड के सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स। इस लाइन पे जो है बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। इस लाइन पे बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगर आप देखें तो लाइन के राइट साइड पे यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, वो इस लाइन वाले मॉलिक्यूल्स को इधर खींच रहे होंगे, लाइन वाले मॉलिक्यूल्स को इधर खींच रहे होंगे, राइट स्टूडेंट्स, खींच रहे होंगे। वैसे तो यहां पर भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, वो भी लाइन वाले मॉलिक्यूल्स को उधर खींच रहे होंगे। बट लेट अस नॉट टॉक अबाउट देम, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस फोर्स जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स ये जो लाइन थी उसकी लेंथ आप एल ले लो, और ये जो फोर्स लगा ये ग्रीन में जो फोर्स मैंने बनाया है उसको आप एफ ले लो। तो ये कौन सा फोर्स स्टूडेंट्स? ये जो बाकी के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो येलो वाले मॉलिक्यूल्स पे इधर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो फोर्स एफ ले लिया हमने स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली surface tension of a liquid is defined as this F by L, this F divided by this L। तो आप समझ होंगे स्टूडेंट्स कैसे सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि L लेंथ अगर हमने लिक्विड पे कंसीडर की, उस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को उस लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स? सरफेस टेंशन। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सरफेस टेंशन है, ये जो सरफेस टेंशन है हमारा, दिस इज नॉट इक्वल टू फोर्स, दिस इज नॉट सम फोर्स एज सच, ये एग्जैक्टली कोई फोर्स नहीं है, दिस इज एक्चुअली फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, दिस इज फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, और दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूजन हो जाता है यहां पे स्टूडेंट्स को, उनको लगता है नाम से उनको लगता है कि सरफेस टेंशन कोई फोर्स होगा, ये फोर्स नहीं है स्टूडेंट, हाँ ये फोर्स से रिलेटेड है, राइट। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट भी जो है स्टूडेंट्स वो न्यूटन नहीं है, इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स? न्यूटन पर मीटर, ये इसकी यूनिट है, राइट। अच्छा अब स्टूडेंट्स आप सोचिए कि यहां पर ये जो लिक्विड है उसको मैं चेंज करता जा रहा हूं। सपोज करो यहां पर जो लिक्विड है उसको मैं स्टूडेंट्स चेंज करता जा रहा हूं। कभी यहां पे मेरे पास लिक्विड जो है वो वाटर है, कभी मेरे पास यहां पे जो लिक्विड है वो मरकरी है, कभी मेरे पास यहां पे जो लिक्विड है सपोज करो मिल्क है या कोई दूसरा ऑयल है, ठीक है, अलग अलग लिक्विड्स है मेरे पास।
तो स्टूडेंट्स आप सोच के देखो, क्या हर लिक्विड के लिए ये सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम आनी चाहिए? सोच के देखें आप, क्या हर लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम आनी चाहिए स्टूडेंट्स? नहीं स्टूडेंट्स, हर लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू अलग आती है। ठीक है, क्यों अलग आती है? देखो स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन इज दिस फोर्स डिवाइड बाय एल, तो कंसीडर दिस फोर्स। देखो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स द्वारा लगाया जा रहा है, तो अलग अलग लिक्विड में स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अलग होंगे, अलग लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, उनके बीच की स्पेसिंग, उनका साइज, सब कुछ डिफरेंट होगा। राइट, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग होंगे, अलग लिक्विड में उनका साइज, स्पेसिंग सब कुछ अलग होगा। तो ये जो फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स द्वारा लगाया जा रहा है, तो अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में सब चीज अलग हो जाएगी, अलग लिक्विड होने पे, तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अलग हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अगर मैं यहां पे दूसरी कोई लिक्विड लूंगा, पहले सपोज करो वाटर था, अब मैं कोई दूसरी लिक्विड लेता हूं, तो दूसरी लिक्विड लूंगा तो उसके मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, तो उनके द्वारा लगाया गया फोर्स भी क्या होगा स्टूडेंट्स? अलग होगा, इसलिए सरफेस टेंशन अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सरफेस टेंशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। ठीक है, अलग लिक्विड्स के लिए वो अलग होता है, एंड इट इज अ कांस्टेंट फॉर लिक्विड, इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड। आप समझ रहे मेरी बात को? हर लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू अलग होती है, और एक लिक्विड के लिए ये कांस्टेंट होता है। एक लिक्विड के लिए क्या होता है? कांस्टेंट। जैसे स्टूडेंट्स मर्करी के लिए जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन को जनरली एस सिंबल या टी सिंबल से डिनोट करते हैं। मर्करी के लिए जो सरफेस टेंशन होता है दैट इज 0.035 न्यूटन पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद नहीं रखना है, ऐसे मैं बता रहा हूं। तो मर्करी के लिए हमेशा सरफेस टेंशन इतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन हाँ, अब मैं वाटर के लिए सरफेस टेंशन अगर लूंगा तो वो कुछ अलग आएगा, और वाटर के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। आप समझ मेरी बात को? फाइन। जैसे देखो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यहां पर किसी वेसल में मरकरी रखी हुई है स्टूडेंट्स, और वेसल का जो टॉप है जहां से हमें लिक्विड की सरफेस दिखाई देगी, वो यहां पे बनाया गया। मतलब हम वेसल को टॉप से देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उसका साइज भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको मरकरी का सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है। तो आप स्टूडेंट्स देखें, यहां पे जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स होंगे, स्टूडेंट्स वो इस सरफेस पे इस तरह से फोर्स लाएंगे। ठीक है, इस सरफेस पे इस तरह से फोर्स लाएंगे। यहां पर जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, वो वेसल के सरफेस पे इस तरह से इधर पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इस सरफेस पे भी लगाएंगे, इस सरफेस पे इधर लगाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, और उसी तरह से इस सरफेस पे इधर और इस सरफेस पे इधर लगाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो सरफेस है स्टूडेंट्स, उस पे मरकरी के मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स लगाना है, इस सरफेस पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है, आप समझ रहे स्टूडेंट कि सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एल। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एल, राइट स्टूडेंट्स। तो सरफेस टेंशन जो होता है मरकरी का दैट इज 0.035, और जो लेंथ है स्टूडेंट्स, ये लेंथ हम लेंगे दैट इज 4 सेंटीमीटर, यानी 4/100 मीटर। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे, दिस मच न्यूटन विल बी द फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर के शुरू में मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताऊंगा, तो स्टूडेंट्स प्रॉमिस को पूरा करने का टाइम आ गया है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये पेंट ब्रश है स्टूडेंट्स, इसके जो ब्रिसल्स होते हैं स्टूडेंट्स, हेयर्स होते हैं, वो बहुत बिखरे हुए होते हैं, ऐसे बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नॉर्मली। लेकिन स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, उनको पानी में डुबा के अगर निकालो, आप किसी ब्रश को पानी में डुबा के निकालो, उसके ब्रिसल्स बिल्कुल एक दूसरे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। होता है ना स्टूडेंट्स? ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? वो सरफेस टेंशन के कारण होता है स्टूडेंट, जैसे सपोज करो किसी ब्रिशल के 2 हेयर्स में बना रहा हूं। ठीक है, वो बड़े बड़े बना रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ऐसे सपोज करो 2 हेयर्स है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हेयर्स होंगे ब्रश के, बट मैं 2 हेयर्स बना रहा हूं। ठीक है, ऐसे बिखरे हुए थे। आप जब इसको पानी में डुबाओगे और उसको निकालोगे, पानी में डुबा के निकालोगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि दोनों हेयर्स के बीच में लिक्विड की एक लेयर बन जाती है स्टूडेंट्स, लिक्विड की एक पतली सी फिल्म या लेयर बन जाती है, लेयर ऑफ लिक्विड। राइट स्टूडेंट्स, लेयर ऑफ लिक्विड की एक पतली सी लेयर बन जाएगी। ठीक है ना? अब स्टूडेंट्स आप देखो, यहां पर सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, ये जो लिक्विड की लेयर है, वो इस हेयर को ऐसे खींचेगी, फोर्स लगाएगी उस पर, ऐसे लगाएगी ना स्टूडेंट्स, और ये जो हेयर है उस पर भी ऐसे फोर्स लगाएगी, इस पे ऐसे फोर्स लगाएगी। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे क्या होगा, ये हेयर इधर मूव करेगा, ये हेयर इधर मूव करेगा, और दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे,
राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से सरफेस टेंशन एक्ट करता है और ये हेयर्स जो है आपस में स्टिक कर जाते हैं और ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आप देखो क्या है, एक वायर का फ्रेम, एक पतला सा वायर लिया, उसको ऐसे बेंड किया है स्टूडेंट्स, और यहां पर एक मूवेबल पतला सा वायर और रख दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी एक मेरे पास वायर फ्रेम हो गया, दिस इज अ वायर फ्रेम। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पूरा वायर फ्रेम है इसको सोप वाटर में डीप करते हैं, सोप वाटर में डिप करते हैं। इसको सोप वाटर में डिप करके निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो रीजन है इस पे एक सोप फिल्म बन जाएगी। आप अपने एक्सपीरियंस से सोच सकते हो कैसा होगा, आप करके भी देख सकते हो या फिर बचपन में इस टाइप की चीज आपने की होगी। इसको आप सोप वाटर में डिप करके निकालोगे तो यहाँ पे एक सोप फिल्म बन जाएगी स्टूडेंट्स, एक सोप फिल्म बन जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपको एक दो एक्चुअल फोटोग्राफ्स भी दिखाता हूं जिससे आपको और समझ में आएगा। सी स्टूडेंट्स, ठीक है, दीज आर सम सोप फिल्म्स। आप देखो यहां पर क्या है कि एक वायर से सर्कुलर फ्रेम बनाया गया है, जैसे मैंने यहां पर रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाया है, लेकिन यहां पे सर्कुलर फ्रेम बनाया गया है। इन तीनों ही केसेस में सर्कुलर फ्रेम बनाया गया है। इनको भी जब सोप वाटर में डुबा के निकाला गया तो ये आप देखो फिल्म है, दिस फिल्म ऑफ वाटर, फिल्म ऑफ सोप वाटर, उसकी एक पतली सी लेयर बेसिकली। तो फिल्म जब मैं बोल रहा हूं उसका क्या मतलब है, अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड, अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड। आई होप स्टूडेंट्स कि आप समझ रहे होंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि इस वायर के बीच वाले एरिया में, इस वायर के बीच वाले एरिया में एक पतली सी फिल्म है, एक पतली सी लेयर है वाटर की, ठीक है, जो कलरफुल दिखाई दे रही है। क्यों कलरफुल दिखाई दे रही है उसमें भी हम नहीं जाएंगे, वो सब एक हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट एक पतली सी लिक्विड की लेयर है, तो वैसी पतली सी एक लिक्विड की लेयर जिसको हम फिल्म बोलते हैं वो यहां पर भी हमें दिखाई देगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर ये जो लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मूवेबल वायर पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, इस मूवेबल वॉल पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। सपोज करो इस वायर की लेंथ एल थी और वो फोर्स एफ लगाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो लिक्विड है अगर उसके सरफेस टेंशन की वैल्यू एस है, अगर उसके सरफेस टेंशन की वैल्यू एस है, अगर उसके सरफेस टेंशन की वैल्यू एस है, तो हमें बताना है कि वो फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, फोर्स जो लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स वो कितना है, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स कैसे बताएंगे, क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, देखो हमें पता है कि सरफेस टेंशन जो होता है दैट इज एफ अपॉन एल, दैट इज एफ अपॉन एल। तो यहां से फोर्स इज एस इंटू एल, एस इंटू एल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे हो कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी सिंपली एस इंटू एल, एस इंटू एल। नहीं स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा, यहां पे थोड़ा कैच है, यहां पे थोड़ा सा कैच है, फिल्म के केस में थोड़ा सा कैच होता है। देखो स्टूडेंट्स ये जो फिल्म है या यहां पर जो फिल्म है, अब देखो इसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड की दो सरफेसेस होती हैं, फिल्म में लिक्विड की दो सरफेसेस होती हैं, फिल्म में दो सरफेसेस होती हैं लिक्विड की। आप सोच के देखो, एक सरफेस ऊपर है और दूसरी सरफेस दूसरे साइड से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगी। एक सरफेस तो इधर है और दूसरे सरफेस के पीछे है, दूसरे सरफेस के पीछे है। समझ रहे हो मेरी बात स्टूडेंट्स? बेसिकली अगर आप यहां से इसको देखो, आप अगर यहां से देखो तो आपको क्या दिखाई देगा, या फिर इस लिक्विड को भी अगर आप यहां से देखो तो आपको क्या दिखाई देगा स्टूडेंट्स, देखो आपको दिखाई देगा ऐसे, बहुत पतला सा दिखाई देगा, बहुत पतला सा दिखाई देगा। और ऑब्वियसली उसमें वाटर है तो सपोज मैं ब्लू ब्लू बनाता हूं उसमें, ठीक है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि लिक्विड की दो बहुत पतली सी सरफेसेज हैं, लिक्विड की दो सरफेसेज हैं, दो सरफेसेज है और बीच में थोड़ी सी लिक्विड है, बीच में थोड़ी सी लिक्विड है, ज्यादा लिक्विड तो है नहीं यहाँ पे। तो हम सोच सकते हैं लिक्विड की दो सरफेस है, एक ये और बीच में लिक्विड है। दो सरफेस है इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि लिक्विड सरफेस क्या होता है। लिक्विड सरफेस का मतलब वो पोर्शन लिक्विड का जो एयर के कांटेक्ट में हो। तो आप देखो ये जो पोर्शन है वो एयर के कांटेक्ट में, ठीक है, और इधर से ये जो पोर्शन है वो भी एयर के कांटेक्ट में, ठीक है। तो लिक्विड के दो सरफेस हो गए, एक ये वाला सरफेस और एक इधर वाला सरफेस, और उन दोनों सरफेस के बीच में बहुत थोड़ी सी लिक्विड है, बहुत थोड़ी सी लिक्विड है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो फिल्म होता है स्टूडेंट्स उसमें लिक्विड के दो सरफेसेस होते हैं, एक जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है और एक पीछे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ्रंट वाला जो सरफेस है, एक सरफेस, फ्रंट वाला जो एक सरफेस है वो इतना फोर्स लगाया एस इंटू एल। लेकिन जो सरफेस पीछे है, जो सरफेस पीछे है वो भी फोर्स लगाएगा, वो भी फोर्स लगाएगा। तो टोटल फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस एल, 2 टाइम्स ऑफ एस एल, ठीक है। वाई 2 टाइम्स? बिकॉज फिल्म हैज टू सरफेसेस, फिल्म हैज टू सरफेस, एक फिल्म के दो सरफेस होते हैं, एक उसके सामने और एक पीछे। तो एक सरफेस जो है वो एसएल लगाएगा तो दो मिलके 2SL। तो स्टूडेंट्स इसमें कई बार स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है लेकिन ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से सुने, इसमें डाउट होता है और कुछ लोगों को कभी भी समझ में नहीं आता है, ये वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेने की बात है, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, अभी आप याद कर लें कि अगर फिल्म है, अगर लिक्विड की एक पतली सी फिल्म है, लिक्विड की एक पतली सी फिल्म है,
तो जो फोर्स है वो आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, जो फोर्स है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर आंसर। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, इसमें वेसल में लिक्विड रखी हुई थी, वेसल में लिक्विड रखी हुई थी, ठीक है, वेसल में लिक्विड रखी हुई थी, इसकी एक ही सरफेस होती है, एक ही सरफेस होती है। तो इसका जब फोर्स निकालेंगे तो सिंपली S×L करेंगे, सिंपली S×L करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे फिल्म है तो इसकी 2 सरफेस मानेंगे, एक सामने और एक पीछे, तो फोर्स निकालेंगे तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये याद रखेंगे आप स्टूडेंट्स। समझ में आया नहीं आया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये 2 याद रखेंगे बस। ओके स्टूडेंट्स, देखो इन इमेज पे हम बाद में आएंगे, पहले आप मुझे ये बताओ कि सपोज करो यहां पर मेरे पास किसी वेसल में अगर वाटर है स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसमें मैं कोई आयरन का ऑब्जेक्ट डाल दूं, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट डाल दूं, ऐसे मान लो कोई आयरन का ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है, बड़ा सा कोई आयरन का ऑब्जेक्ट या ब्लॉक मैंने डाल दिया, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आयरन का ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है, फ्लोट नहीं करता है, क्या हो जाता है, वो सिंक कर जाता है। ऐसा ही होता है ना स्टूडेंट्स। क्यों सिंक कर जाता है ये हमने डिटेल में देखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, हाइयर डेंसिटी, वाटर से ज्यादा डेंसिटी है, हाइयर डेंसिटी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर मैं कोई आयरन का ब्लॉक लेता हूं तो उसकी डेंसिटी वाटर से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वाटर में डालने पे वो सिंक हो जाता है, फ्लोट नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपने कभी ध्यान दिया है और अगर आप इस फोटो में भी देखो, तो इस फोटो में आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये वाटर है, ऑब्वियसली दिस इज वाटर इन ग्लास, और उसमें एक निडल फ्लोट कर रही है। ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज अ निडल, एक निडल फ्लोट कर रही है स्टूडेंट्स। देखो एक निडल है यहाँ पे, एक पतली सी निडल है स्टूडेंट्स जो फ्लोट कर रही है। निडल जो होती है स्टूडेंट्स वो आयरन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। निडल आयरन की बनी हुई है, तो आयरन की डेंसिटी तो वाटर से ज्यादा है, आयरन की डेंसिटी तो ज्यादा है, तो वो निडल फिर फ्लोट कैसे कर पा रही है वाटर पे, वो निडल जो है वाटर पे कैसे फ्लोट कर पा रही है स्टूडेंट्स, आप समझ में बात को। वैसे आप एक और डायग्राम देखें, इसको भी ध्यान से देखें, बहुत क्लैरिटी तो नहीं है इस डायग्राम में, बट आप समझ जाएंगे। ये वाटर है ग्लास में, उसमें देखो ये जो है एक पिन है, ठीक है, ये एक पेपर पिन है, पेपर पिन है, पेपर में लगाते हैं स्टूडेंट्स। वो आप देखो वो भी आयरन का बना हुआ है, वो भी आयरन का बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो भी वाटर पे फ्लोट कर रहा है, वो भी वाटर पे फ्लोट कर पा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि हमें पता है कि आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, उसको वाटर में सिंक कर जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है, तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि अगर आप आयरन जो कि नॉर्मली डूब जाता है पानी में, उसके भी अगर छोटे ऑब्जेक्ट्स लो, उसके भी बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स लो, उसके भी बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स लो, तो दे कैन फ्लोट ऑन लिक्विड, दे कैन फ्लोट ऑन लिक्विड, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दे कैन फ्लोट ऑन लिक्विड। तो स्टूडेंट्स ऐसा कैसे हो पाता है, ऐसा कैसे हो पाता है, तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, वो जो है वो सरफेस टेंशन के कारण हो पाता है, ऐसा जो है सरफेस टेंशन के कारण हो पाता है। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे आप देखें स्टूडेंट, ये वेसल में वाटर है मेरे पास, लेट मी ड्रॉ वाटर, और ये जो है वो नीडल है। आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स ये नीडल इतनी बड़ी क्यों बनाई है मैंने, नीडल तो बहुत पतली सी होती है, ठीक है। तो ये नीडल है ऐसे रखी हुई है, ये सर्कुलर पोर्शन उसका हमें दिखाई दे रहा है यहां से। तो इसको इतना मोटा मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं जो यहाँ पे डायग्राम बनाऊं स्टूडेंट्स वो आप समझ पाओ, ठीक है। तो नीडल को मैंने ऐसे रखा, तो देखो स्टूडेंट्स होता क्या है यहाँ पे, तो ये जो लिक्विड सरफेस है स्टूडेंट्स, ये जो लिक्विड सरफेस है वो कैसे बिहेव करती है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया इस चैप्टर के। लिक्विड सरफेस जो है कैसे बिहेव करती है, लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट, लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। ये चीज अगर आप याद रखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको इस चैप्टर में कहीं कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो लिक्विड की जो सरफेस है दैट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट। तो स्टूडेंट आप ऐसा सोचो कि ये एक स्ट्रेच रबर शीट है, एक स्ट्रेच रबर शीट है, लिक्विड की सरफेस को आप ऐसा सोचो कि स्ट्रेच रबर शीट है, उसमें आप ऐसे नीडल रखोगे, तो स्टूडेंट जहां पर नीडल रखोगे वहां पे स्ट्रेच रबर शीट जो है वो दब जाएगी, इस तरह से दब जाएगी, जैसे मैंने लिक्विड सरफेस को दबा के बनाया है, ठीक है। तो अगर आप इसको एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि अगर मैंने ये नीडल रखा है तो ये जो स्ट्रेच रबर शीट है वो यहां से दब जाएगी, इस तरह से नीचे दब जाएगी स्टूडेंट्स, राइट, समझ में आई बात। तो लिक्विड सरफेस या जो रबर शीट है हमारी वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो सरफेस है दबने के बाद वो ऐसे टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाता है, टेंजेंशियली ऐसे इस तरह से फोर्स लगाता है, टेंजेंशियली इस तरह से फोर्स लगाता है, टेंजेंशियली इस तरह से सरफेस टेंशन फोर्स लगाता है, इस तरीके से इस तरह से सरफेस टेंशन का फोर्स लगाता है। समझ रहा मेरी बात। तो ये जो लिक्विड की सरफेस जो रबर शीट की तरह बिहेव कर रही है वो जब ऐसे दब जाती है तो टेंजेंशियली इस तरीके से फोर्स लगाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये जो नीडल है उस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये सिंक होना चाहिए, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये सिंक होना चाहिए। लेकिन ये जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है स्टूडेंट्स वो mg को बैलेंस कर देता है। तो वर्टिकल
component of surface tension force balances mg force, ठीक है, जिसके कारण ये नीडल फ्लोट कर पाती है, जिसके कारण ये नीडल फ्लोट कर पाती है। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है ये तो बहुत छोटा होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो बिल्कुल ध्यान कर लें, सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख भी सकते हैं फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन आर वेरी स्मॉल स्टूडेंट। सरफेस टेंशन का फोर्सेस जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है तो बहुत छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स लेंगे जैसे नीडल, तो उनका mg भी कम होगा, उनका mg भी कम होगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को बैलेंस कर लेगा, सरफेस टेंशन छोटा है उनको बैलेंस कर लेगा। लेकिन आप बड़ा सा कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रख लोगे, जैसे मैंने यहां पे रखा था जो बहुत भारी है, तो अब जो सरफेस टेंशन है छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जो सरफेस टेंशन है, वो उस बड़े ऑब्जेक्ट के mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैन बैलेंस mg force of only tiny objects, ठीक है। इसलिए छोटा ऑब्जेक्ट जैसे कि नीडल को आप रखोगे तो सरफेस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस करके उसको फ्लोट करवा देगा। बड़े ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका mg ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। समझ में आई स्टूडेंट्स आपको बात? तो स्टूडेंट्स ये नीडल वाली फीचर को थोड़ा सा और हम डिटेल में देख सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक बिल्कुल पतली सी यहाँ पे नीडल लगी, फिर हम थोड़ी और मोटी, फिर और मोटी नीडल को रखते हुए देखेंगे क्या होता है। तो सपोज मैं यहाँ पे अपने पतली सी नीडल रखी, तो स्टूडेंट्स यहाँ बहुत पतली सी नीडल रखी है, तो लिक्विड जो है वो थोड़ा सा दबेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है ऐसे टेंजेंशियली लगता है, सरफेस टेंशन फोर्स जो है ऐसे टेंजेंशियली लगता है, ठीक है। और ये हमारा नीचे की तरफ mg फोर्स, ठीक है। तो सपोज करो ये जो जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, वो ऐसे थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, तो यहाँ पर फोर्स बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हैं 2f cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने सपोज करो मोटी नीडल रख दी, तो उसका mg ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, उसका mg जो है वो ज्यादा होगा, ठीक। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे लिक्विड ज्यादा दब जाएगी, लिक्विड जो है ज्यादा दब जाएगी, जैसे आप देख सकते हो। तो सरफेस का फोर्स जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। अब जो टेंजेंशियल सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। मतलब देखो यहाँ पे लिक्विड की सरफेस पर थोड़ी सी दबी थी, तो सरफेस टेंशन फोर्स आता है टेंजेंशियल। अब लिक्विड की सरफेस बहुत ज्यादा दब गई है, तो सरफेस टेंशन फोर्स थोड़ा ऊपर की तरफ दिखेगा। अब सपोज करो ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पर जो है थीटा कम हो गया है, और 2f cos थीटा अभी भी mg के बराबर हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर mg बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन जो थीटा है हमारा, थीटा जो है कंपेयर टू दिस केस थीटा कम हो गया। थीटा कम होने से cos थीटा भी क्या हो गया, बढ़ गया स्टूडेंट्स, बढ़ गया। तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट अभी भी mg को बैलेंस कर सकता है। mg बढ़ गया लेकिन उसका कंपोनेंट भी जो है वर्टिकल में वो बढ़ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज आपने नीडल को और मोटा कर दिया, अब वाटर बहुत दब गया स्टूडेंट्स। अब जो टेंजेंशियल फोर्स है वो बिल्कुल ऊपर आ गया है, इस तरह से लग रहा है, ठीक है। अब तो mg बहुत ज्यादा हो गया स्टूडेंट्स, तो ठीक है। अब तो पूरा का पूरा जो 2f है वो mg को बैलेंस कर सकता है, ठीक है। अब अगर नीडल को और बड़ा करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब नीडल को आप और बड़ा करोगे तो नीडल जो है नीचे जाके सिंक हो जाएगी, ठीक है। तो नीडल अगर बहुत पहले छोटी है तो आप देखो सरफेस टेंशन फोर्स टेंजेंशियल लगेगा, उसका छोटा सा वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर देगा। नीडल को थोड़ा बड़ा किया आपने तो जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो इधर बेंड हो गया है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा हो गया, तो वो mg को बैलेंस कर पा रहा है। अब वर्टिकल कंपोनेंट एकदम मैक्सिमम हो गया है स्टूडेंट्स, वो mg को बैलेंस कर पा रहा है। लेकिन अब नीडल को और मोटा करोगे तो नीडल जो है वो नीचे की तरफ सिंक हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, फाइंड द मैक्सिमम मास ऑफ नीडल that can float in a liquid of surface tension S0, length of needle is L0। तो बताना है कि क्या मैक्सिमम मास हो सकता है नीडल का जो फ्लोट कर सकता है लिक्विड में। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इक्वेशन बनाएंगे 2f इक्वल्स टू mg, ठीक है स्टूडेंट्स। और f जो है वो सरफेस टेंशन का फोर्स है, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे S0 इंटू L0, S इंटू L, S और L दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू mg। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास m कितना आ जाएगा, 2s0 L0 डिवाइड बाई g। तो दिस इज द मैक्सिमम मास ऑफ द नीडल।
दिस इज द मैक्सिमम मास ऑफ द नीडल जो कि यहां पे फ्लोट कर सकता है। मास इससे कम होगा नीडल का तो भी वो फ्लोट करेगा, लेकिन मास इससे ज्यादा हो जाएगा तो फ्लोट नहीं कर पाएगा। देखो स्टूडेंट्स, शायद आपने कभी ध्यान दिया हो कि वाटर की सरफेस पे छोटे छोटे इंसेक्ट जो हैं वो वॉक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा है? हो सकता है नहीं देखा हो या हो सकता है देखा हो। अगर नहीं देखा तो आप कभी ध्यान देना, जब बहुत सारे इंसेक्ट्स हो, खासकर दिवाली के टाइम पे ऐसा होता है, तो स्मॉल इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन वाटर सरफेस, जैसा कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो ऐसा कैसे हो पाता है स्टूडेंट्स? वो नीडल का जो फंडा मैंने आपको होता है बिल्कुल वैसा ही होता है स्टूडेंट्स। ये समझ लो हमारे पास वेसल है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें ये जो है स्टूडेंट्स वो हमारा इंसेक्ट, आपको देख के हंसी आएगी मेरे इंसेक्ट को, बट इससे अच्छा इंसेक्ट बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये इंसेक्ट है स्टूडेंट्स। तो होता क्या है कि ये उसके छोटे छोटे पैर्स हैं स्टूडेंट्स, ये उसके छोटे छोटे लेग्स है, पैर हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब उसके पैर से क्या होता है स्टूडेंट्स की लिक्विड की सरफेस जो होती है ऐसे दब जाती है, वहां पे लिक्विड की सरफेस जो है वैसे दब जाती है। आप सोचो कि लिक्विड की सरफेस जो है रबर शीट की तरह बिहेव करती है। लिक्विड की सरफेस कैसे बिहेव करती है? रबर शीट की तरह, रबर शीट। तो उसके पैरों से लिक्विड सरफेस से दब जाती है। तो दबने से स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहां पे टेंजेंशियली सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, यहां पे टेंजेंशियली सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा हर पैर पे से टेंजेंशियली ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। वो एमजी को क्या कर लेगा स्टूडेंट्स? बैलेंस। वो एमजी को बैलेंस कर सकता है, ठीक है। इसलिए इंसेक्ट डूबते नहीं है, ठीक है। इंसेक्ट का मास जो होता है वो तो बहुत कम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये छोटा सरफेस टेंशन फोर्स, ये सरफेस टेंशन का जो छोटा फोर्स है वो इस छोटे एमजी को बैलेंस कर देता है, और इंसेक्ट जो है वो डूबता नहीं। लेकिन आप कोई बड़ा एनिमल रख दो, एलिफेंट रख दो, आप खुद ही बैठ जाओ वाटर के ऊपर, तो आप डूब जाओगे। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि आपका एलिफेंट का या किसी भी बड़े एनिमल का जो मास है वो तो काफी ज्यादा होगा, स्टूडेंट्स, ठीक है। छोटा सा सरफेस टेंशन फोर्स उस बड़े एमजी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आप कैट, रैट ऐसे छोटे एनिमल्स रखोगे तो वो भी डूब जाएंगे, क्योंकि उनका भी एमजी काफी बड़ा होता है और सरफेस टेंशन बहुत ही छोटा है, तो उनके एमजी को बैलेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन इंसेक्ट्स का मास कम है तो उनके एमजी को बैलेंस कर देगा। तो वही आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इंसेक्ट है, आप देखो उसके लेग से कैसे ये जो वाटर की सरफेस है वो दब गई है, ठीक है, लाइक स्ट्रेच रबर शीट, ठीक है। तो यहीं पर सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है जो एमजी को बैलेंस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है। सो देखो ये वायर फ्रेम है स्टूडेंट्स, और यहां पर ये मूवेबल वायर है, ठीक है। दिस इज अ मूवेबल वायर, इसके बारे में मैंने पहले भी देखा है। दिस इज अ मूवेबल वायर, ठीक है। ये जो लेंथ है स्टूडेंट्स से दिस इज L0, ठीक है। इसको हमने एक सोप वाटर में डिप किया स्टूडेंट्स, जिसके कारण यहां पर सोप फिल्म बन जाती है, जैसा कि हमने देखा था स्टूडेंट्स, सोप फिल्म बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमने ये भी देखा था स्टूडेंट्स की जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं, और वो जो फोर्स की वैल्यू है वो इज 2SL। 2 क्यों आता है स्टूडेंट्स? क्योंकि फिल्म की दो सरफेसेस होती हैं, एक ऊपर और एक पीछे, ठीक है। अब यहां पर सिचुएशन ये है कि कोई आदमी है स्टूडेंट्स, कोई आदमी है जो इस मूवेबल वायर को इधर की तरफ पुल कर रहा है, स्लोली, धीरे धीरे उसको इधर पुल कर रहा है, इधर पुल कर रहा है स्टूडेंट्स। स्लोली वो इसको इधर क्या कर रहा है? पुल कर रहा है स्टूडेंट्स। आप सपोज करो कि उसने जो है इस वायर को आगे पुल कर लिया है बाय अ डिस्टेंस ऑफ x, आगे पुल कर लिया बाय अ डिस्टेंस ऑफ x डिस्टेंस से पुल कर लिया है। तो x डिस्टेंस से पुल कर लेगा स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली जो लिक्विड है वो यहां भी आ जाएगी। यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि जो लिक्विड है वो यहां भी आ जाएगी, ठीक है। So students, what is the work done by this man? What is the work done by this man? तो स्टूडेंट सिंपल है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस आदमी ने कुछ फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट कितना क्रिएट किया है? x स्टूडेंट्स, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय मैन? तो स्टूडेंट देखो, लिक्विड जो है मूवेबल वायर को इधर खींच रही थी बाय अ फोर्स ऑफ दिस। तो आदमी अगर इसको धीरे धीरे आगे ले जाता है तो शायद उसने भी इतना ही फोर्स लगाया होगा, या इसे हल्का सा ज्यादा, तो हम उतना ही लिख सकते हैं 2SLX। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वर्क डन बाय मैन, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अ वर्क डन बाय मैन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स की थोड़ी सी बात करते हैं स्टूडेंट, सिंपल सी। जैसे कि अगर सपोज करो कोई हमारे पास स्प्रिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है, उस स्प्रिंग को अगर मैं फोर्स लगा के इधर खींचूं तो मैं कुछ वर्क कर रहा हूं उस स्प्रिंग पे, ठीक है। स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा मान लो बाय डिस्टेंस x, और मैं स्प्रिंग पे कुछ वर्क कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया। वो जो वर्क है स्टूडेंट्स उसका क्या होता है? मैं वर्क करूंगा तो मैं थक जाऊंगा, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो एनर्जी कहां जाती है स्टूडेंट्स? वो एनर्जी कहां जाती है? तो स्टूडेंट्स वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है स्प्रिंग की, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है स्टूडेंट्स, जिसका फॉर्मूला हाफ
के एक्स स्क्वायर भी होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर आप स्प्रिंग को घींचते हो तो वो इलोंगेट करते हो, आप उसको इलोंगेट करते हो, तो आप वर्क कर रहे हो और वो वर्क के कारण स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसकी जगह पे आप सोचो स्टूडेंट्स कि ये एक वॉल है और उससे अटैच एक रबर शीट है स्टूडेंट्स, उससे अटैच एक रबर शीट है, इस तरह से ये एक रबर शीट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप यहां पर फोर्स लगाओगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी, ये स्ट्रेच हो जाएगी, जैसे ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ था वैसे ये भी स्ट्रेच हो जाएगी, मे बी बाय सम डिस्टेंस एक्स, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, इस वजह से इसका साइज सपोज एक्स से बढ़ गया। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स आपने कुछ वर्क किया है यहाँ पे, और वो जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी रबर शीट की, ठीक है, वो रबर शीट की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही बात। तो स्टूडेंट्स आप उसी तरीके से अब यहां पर सोचो, उसी तरीके से यहां पे सोचो, पहले जो मूवेबल वायर था वो यहां था, अब आदमी ने फोर्स लगा के उस मूवेबल वायर को आगे घींच दिया, तो ये जो लिक्विड की सरफेस है वो स्ट्रेच हो गई ना, लिक्विड की सरफेस जो है स्ट्रेच हो गई, इलोंगेट हो गई है। पहले जो है लिक्विड की सरफेस सिर्फ इतनी लेंथ की थी, पहले लिक्विड की सरफेस जो है इतने लेंथ की थी, अब जो लिक्विड की सरफेस है वो इतने लेंथ की हो गई है, तो वो इलोंगेट हो गई है स्टूडेंट्स। जैसे ये रबर शीट इलोंगेट हुई है वैसे वो भी इलोंगेट हो गई है बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे जैसे रबर शीट की बढ़ गई है। वंस अगेन स्टूडेंट्स आप ऐसा सोचें कि लिक्विड की सरफेस जो होती है वो रबर शीट की तरह बिहेव करती है, तो जैसे रबर शीट को घींचते हैं तो उस पर हम वर्क करते हैं और उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। वैसे स्टूडेंट्स आप सोचो यहां पर आदमी ने लिक्विड को घींच के उसको स्ट्रेच कर दिया है, लिक्विड की सरफेस को घींच के उसको स्ट्रेच कर दिया है, तो आदमी ने वर्क किया है जिससे लिक्विड सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड सरफेस, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड सरफेस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय मैन, विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय मैन, which means increase in the potential energy of the liquid surface is equals to 2SLX। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि जैसे इस रबर शीट को स्ट्रेच किया गया वैसे यहां पे लिक्विड की सरफेस को स्ट्रेच किया गया है, तो आदमी ने जो वर्क किया है वो लिक्विड की सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी बन गई, तो पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ी है लिक्विड की सरफेस की दैट इज दिस मच, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप यहां पे ध्यान दें तो डेल्टा यू जो है यहां से आया है S2LX। नाउ व्हाट इज दिस 2LX, व्हाट इज दिस 2LX स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान देंगे तो 2LX इज चेंज इन एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस, चेंज इन एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस, चेंज इन एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस। ध्यान दें आप स्टूडेंट्स, ध्यान दें, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि दिस इज द चेंज इन एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस, कुछ लोगों को लगता है दिस इज द चेंज इन एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस। उनको लगता है कि लिक्विड पहले यहां तक थी, अब ये जो है एरिया बढ़ गया है स्टूडेंट्स, और ये एरिया कितना है L इंटू एक्स, L इंटू एक्स। तो फिर मैं चेंज इन एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस को इसको 2LX क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स जब लिक्विड इलोंगेट हुई है तो यहां पर जो एरिया है वो ऊपर वाली लिक्विड सरफेस का भी होगा और जो पीछे लिक्विड सरफेस है उसका भी होगा। ये फिल्म है ना स्टूडेंट्स, इसके दो सरफेसेस होते हैं, एक जो हम देख पा रहे हैं और एक उसके पीछे पीछे पीछे। तो चेंज इन एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ LX, 2 टाइम्स ऑफ LX, दैट इज डेल्टा ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे, ये तो डेरिवेशन था, एट द एंड ऑफ द डे ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड सरफेस, जिसको सरफेस एनर्जी ही बोलते हैं, जिसको सरफेस एनर्जी ही बोलते हैं और मोस्टली सरफेस एनर्जी ही बोलते हैं। तो सरफेस एनर्जी जो होती है लिक्विड की, उसका जो चेंज होता है दैट इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, इनटू चेंज इन एरिया। मतलब स्टूडेंट्स लिक्विड के सरफेस का अगर एरिया चेंज करेंगे, लिक्विड के सरफेस का अगर हम एरिया चेंज करेंगे तो हम बोल सकते हैं लिक्विड की सरफेस एनर्जी भी चेंज हो जाती है, ठीक है, बाय दिस इक्वेशन। यहां पे अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो घबराने की बात नहीं है, अभी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। जैसे स्टूडेंट सपोज करो एक लिक्विड है, कोई उसका ड्रॉप है हमारे पास, कोई लिक्विड है, ठीक है, उसका एक बड़ा सा ड्रॉप है स्टूडेंट्स, और ये जो ड्रॉप है स्टूडेंट्स उसका रेडियस है कैपिटल R। ये जो ड्रॉप है स्टूडेंट्स वो 3 छोटे ड्रॉप्स में टूट गया। ऐसा हो सकता है ये जो ड्रॉप है वो 3 छोटे ड्रॉप्स में टूट गया, इक्वल साइज के, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो S0 है, अगर लिक्विड का सरफेस टेंशन S0 है तो हमें बताना है कि उसकी सरफेस एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, उसकी सरफेस एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है,
आप समझ लो क्वेश्चन क्या है। एक बड़ा सा लिक्विड का ड्रॉप था, वो 3 इक्वल पार्ट्स में टूट गया है, तो हमें बताना है कि लिक्विड की सरफेस एनर्जी कितनी चेंज हुई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सोचें कि यहां पर सरफेस एनर्जी चेंज होगी क्या, सरफेस एनर्जी चेंज होगी क्या। चेंज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है एस इंटू डेल्टा ए। तो क्या लिक्विड के सरफेस का एरिया चेंज हो रहा है, क्या लिक्विड के सरफेस का एरिया चेंज हो रहा है? हो रहा है स्टूडेंट। देखो पहले जो बड़ा ड्रॉप था, तो ये हमारे लिक्विड की सरफेस है, ये हमारे लिक्विड की सरफेस है, कुछ एरिया होगा इसका, हम निकालेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, ये कुछ एरिया होगा इसका। लेकिन जब ये 3 छोटे पार्ट्स में टूट गई है स्टूडेंट, तो उसका एरिया ये होगा प्लस ये होगा और ये एरिया होगा, सरफेस एरिया इन तीनों का ऐसे सम होगा। तो हो सकता है कि ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया अलग हो सकता है ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया अलग हो। अगर वो अलग हुआ तो देयर इज सम डेल्टा ए, सो देयर विल बी डेल्टा यू, मतलब देयर विल बी चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो वही कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम इनिशियल एरिया निकालेंगे। तो इनिशियल एरिया कितना है स्टूडेंट्स, वो तो आप क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब बाद का एरिया निकालेंगे कैसे स्टूडेंट्स, उसमें आपको मैथ यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, उसमें आपको मैथ यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं, वो हमें पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखो पहले जो वॉल्यूम है और बाद में जो वॉल्यूम है टोटल, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यानी 3 टाइम्स ऑफ फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब पहले इसका जो वॉल्यूम है उसको वी इनिशियल बोल रहा हूं, बाद में एक का जो वॉल्यूम है उसको वी फाइनल बोल रहा हूं, उसको 3 टाइम्स कर दूंगा, 3 टाइम्स करूंगा तो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो इनिशियल वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहां से आप देखो आ जाएगा आर क्यूब विल बी 3 टाइम्स ऑफ आर क्यूब। तो यहां से स्मॉल आर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जाएगा आर क्यूब बाई 3 टू द पावर 1/3, सो दैट इज आर अपॉन 3 टू द पावर 1/3। ये हमारा यहां का रेडियस आ गया, यहां का रेडियस आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम फाइनल एरिया आराम से निकाल पाएंगे स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 3 टाइम्स, सो दैट इज 12 पाई आर स्क्वायर, दैट इज आर बाई 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बट दैट्स द वे इट इज। तो ये हमारे पास आएगा 12 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 टू द पावर 2/3। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 3 टू पावर 2/3, राइट स्टूडेंट्स। ये 12 को मैंने 4 इंटू 3 लिख दिया है, तो यहां से जाएगा 4 पाई, सॉरी ये आर स्क्वायर था स्टूडेंट्स, 4 पाई आर स्क्वायर 3 टू द पावर 1/3 ऐसा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इनिशियल एरिया है, आप ध्यान दें 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल एरिया है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 1/3, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, दैट इज सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, इंटू चेंज इन एरिया। सो चेंज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तो आप कर ही लेंगे, आप समझिए क्या करना है स्टूडेंट्स। सो दैट विल बी सिंपली एस 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आप देख सकते हो, 3 का क्यूब रूट माइनस 1, दैट विल बी आवर आंसर, दैट इज अ चेंज इन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। तो स्टूडेंट भले थोड़ा क्वेश्चन लंबा गया है, बट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला सिंपली ये है, ठीक है। सरफेस एरिया दिया हुआ, हमें सिंपली चेंज इन एरिया निकालना था, तो हमने शुरू का एरिया निकाला, फाइनल एरिया निकाला, और दोनों क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। सो स्टूडेंट्स लेट्स डू दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर क्वेश्चन। इसमें एक ये बबल है स्टूडेंट्स, ये एक वाटर का बबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो बबल में क्या होता है स्टूडेंट्स, बबल की बात हम आगे डिटेल में और बहुत करेंगे। बबल जो होता है उसमें वाटर की एक थिन फिल्म होती है, राइट, वाटर फिल्म या वाटर की लेयर होती है, ठीक है। ऐसे पतली सी वाटर की लेयर होती है, पतली सी वाटर की फिल्म होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाहर तो हवा है ही, बाहर तो हवा है ही, और अंदर भी उसकी क्या होती है, हवा होती है, अंदर भी हवा होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा बबल है, एक वाटर का बबल है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये हमारे पास एक ड्रॉप है स्टूडेंट्स। ड्रॉप में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाटर का एक ड्रॉप है, इसमें पूरा का पूरा अंदर वाटर ही भरा हुआ है, पूरा का पूरा अंदर वाटर ही भरा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें वाटर की सिर्फ एक सरफेस होती है, बाहर वाली। यहां पर आप देख सकते हो, एक बाहर वाली सरफेस है, एक अंदर वाली सरफेस है। इसलिए मैं बाहर बोलता हूं कि फिल्म जो होती है स्टूडेंट्स, फिल्म जो होती है उसकी 2 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाटर का एक बड़ा सा बबल हुआ करता था, वाटर का एक बड़ा सा बबल होता था, वो बर्स्ट हो गया, बर्स्ट हो गए, वो एक वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया, वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स। तो हमें बताना है कि लिक्विड की सरफेस एनर्जी कितनी चेंज हुई, लिक्विड की सरफेस एनर्जी कितनी चेंज हुई।
और स्टूडेंट्स हमें साथ साथ ये दिया हुआ है कि ये जो बबल था उसका रेडियस जो था वो r था और उसकी ये जो थिकनेस थी वो t थी। वो जो थिकनेस थी बहुत कम है, ऐसा दिया हुआ है, बबल की थिकनेस तो कम होती है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो कम है और ये t थी। ठीक है, तो बताना है कि व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले तो आप सोचो कि चेंज हो रहा है क्या सरफेस एनर्जी में। चेंज इन सरफेस एनर्जी जो है दैट विल बी s इंटू डेल्टा ए। तो क्या एरिया चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्या लिक्विड का एरिया चेंज हो रहा है? सोच के देखो स्टूडेंट्स आप, यहां पर एरिया बहुत ज्यादा था पहले, देखो बाहर का ये एरिया है, आप ध्यान दो कितना एरिया है, फिर ये अंदर का भी एरिया है, बहुत सारा एरिया था। लेकिन जब ये ड्रॉप बन जाएगा स्टूडेंट्स, ड्रॉप बन जाएगा तो सिर्फ थोड़ा सा एरिया बचेगा, थोड़ा सा एरिया बचेगा। तो एरिया तो चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, एरिया तो चेंज हो रहा है। सो देयर इज अ चेंज इन सरफेस एनर्जी, देयर इज अ चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो वही हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बेसिकली हमें चेंज इन एरिया निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स पहले हम इनिशियल एरिया निकालते हैं। तो इनिशियल एरिया कैसे निकालेंगे, बाहर का एरिया प्लस अंदर का एरिया। तो पहले अंदर का एरिया कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, और बाहर का एरिया प्लस 4 पाई r प्लस टी का स्क्वायर, क्योंकि बाहर का जो रेडियस होगा वो r प्लस टी हो जाएगा। ठीक, बट स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे कि जनरली इसको 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर ही लिख देते हैं, ये t को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये t तो बहुत छोटा होगा स्टूडेंट्स, बहुत छोटा होगा। तो अंदर और बाहर का रेडियस ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो टी को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जाएगा 8 पाई r स्क्वायर। दिस माई इनिशियल एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको लगा होगा टी को नेग्लेक्ट ही करना था तो दिया क्यों था क्वेश्चन में, टी को नेग्लेक्ट ही किया था तो क्वेश्चन में दिया ही क्यों, उसका यूज है आगे आएगा यूज, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें। बट ठीक है, इनिशियल एरिया इज अप्रोक्सीमेटली दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो फाइनल एरिया अगर मुझे निकालना है यहाँ पे लिक्विड के सरफेस का, तो उसके लिए मुझे ये इसका रेडियस पता करना पड़ेगा पहले, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कैसे पता करूंगा स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में भी हमें रेडियस पता करना पड़ा था। तो रेडियस पता करने के लिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वेट करूंगा। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सेम होना चाहिए, मतलब जितना लिक्विड मेरे पास पहले था, जितना लिक्विड इस बबल में था, उसी लिक्विड से तो ये ड्रॉप बनाया ना, जितना लिक्विड इस बबल में था उसी लिक्विड से यहां पे ड्रॉप बनाए। तो जो वॉल्यूम लिक्विड का इनिशियल था वही फाइनल भी होगा, जो पहले लिक्विड का वॉल्यूम है वही फाइनली भी होगा, क्योंकि लिक्विड तो वही है ना, तो वॉल्यूम भी इनिशियल फाइनल क्या होना चाहिए, सेम। अब स्टूडेंट्स यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर ये जो लिक्विड है हमारी, ये जो हमारी लिक्विड है बबल में पतली सी इसकी लेयर जो है, यहां पर ये जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो है दिस इज लाइक अ थिन हॉलो स्फीयर, 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 एक पतला सा हॉलो स्फीयर है स्टूडेंट्स। सो एक पतला जो हॉलो स्फीयर होता है, एक पतला हॉलो स्फीयर जो होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी। ये फॉर्मूला पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैथ्स में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कहीं, क्योंकि फिजिक्स में यूज होता है। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लें, फॉर्मूले को याद कर लें कि एक थिन हॉलो स्फीयर जो होता है, थिन हॉलो स्फीयर जो होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी वे टी इज अ थिकनेस, 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी वे टी इज अ थिकनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको लगा वो कहां से आया, तो ये मैथ्स की चीज है, ये हम याद कर लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो फाइनल वॉल्यूम जब इसका लिखोगे तो आप फॉर्मूला ही लगाओगे ना, इसका फाइनल वॉल्यूम तो फॉर्मूले से लिखोगे क्या, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो जैसे एक सॉलिड स्फीयर का, ये सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, वैसे एक पतले थिन हॉलो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर टी, टी इज द थिकनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो आप याद कर ले स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया। इनिशियल वॉल्यूम का हमने नया फॉर्मूला देखा, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर टी, बेसिकली दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ थिन हॉलो स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। स्टूडेंट्स आप देखो यहां से पाई और 4 जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, r क्यूब इक्वल टू 3r स्क्वायर टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारे पास r आ गया 3r स्क्वायर टी टू द पावर 1/3। So this is my final radius, so what is my final area students, that is 4 pi r square, so that is 4 pi square of this, that is 3r square t to the power 2/3। ठीक है, this is my final area। स्टूडेंट्स अब तो कुछ करना नहीं है, चेंज इन surface energy of liquid will be surface tension into final area minus initial area। ठीक है, तो ये लिख लेंगे हम यहां से, फाइनल एरिया हमारा ये है, दैट इज 4 पाई 3r स्क्वायर टी टू द पावर 2/3,
2/3 माइनस 8πr²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारा आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, फिर भी मैं कर देता हूं, सॉरी। 4πr² आप कॉमन ले लो, सॉरी 4π आप कॉमन ले लो, 4πs, so this will be 3r² t 2/3 माइनस 2r²। ठीक है, अगर आर टी इन सबकी वैल्यू दी हो तो पुट करके आंसर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अभी इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज नहीं दी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है सरफेस एनर्जी का। ठीक है, और उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है वैसे सिंपल ही होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता सकता हूं। क्या स्टूडेंट्स, इस केस में जो चेंज है जो हमने यहां पे निकाला है वो निगेटिव आएगा। ये जो चेंज है वो निगेटिव आएगा, मतलब सरफेस एनर्जी जो है वो कम हो रही है। इस केस में सरफेस एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है स्टूडेंट्स, डिक्रीज कर रही है। आप चेंज जो निकाल रहे हो वो कम आएगा। ठीक है, आप जब कैलकुलेट करोगे, ये जो मैंने देखा था, कैलकुलेट किया था, वो आप जब निकालोगे तो चेंज इन सरफेस एनर्जी निगेटिव है, मतलब सरफेस एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। स्टूडेंट, वो तो होना ही है, क्योंकि एरिया जो है वो डिक्रीज कर रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है। देखो पहले कितना ज्यादा एरिया है, अंदर भी है और बाहर भी है, फिर कितना कम हो गया एरिया, तो एरिया तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो डेल्टा ए ही निगेटिव था, डेल्टा ए ही निगेटिव है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, इसलिए चेंज इन सरफेस एनर्जी भी निगेटिव होगा। तो सरफेस एनर्जी जो स्टूडेंट्स वो डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अब सरफेस एनर्जी का डिक्रीज हो रही है तो कहां जा रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें पता ही है स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होती है, एनर्जी का सिर्फ फॉर्म चेंज होता है। तो सरफेस एनर्जी अगर डिक्रीज हुई है, सरफेस एनर्जी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो कोई दूसरी एनर्जी बनी होगी ना, तो स्टूडेंट्स वो हीट एनर्जी बन गई है। यहां पे जितनी सरफेस एनर्जी कम होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्या होगा स्टूडेंट्स कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के कारण ये जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, यहां पे सरफेस एनर्जी जो है वो कम हो रही है, सरफेस एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, और वो कम होकर हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो वाटर जो है वो गर्म हो जाएगा, वाटर गेट्स हीटेड। ठीक है, तो ये जो ड्रॉप है स्टूडेंट्स वो थोड़ा गर्म होगा, वार्म होगा, हल्का सा, बहुत हल्का सा, को पता नहीं चलेगा लेकिन थोड़ा सा गर्म होगा।